Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ishani and this is the strategy video for social studies which helped me get a 99 on 100 and will help you get a 100 on 100 in your social studies class 10th board examination. Also, this is the second part of the video series that I'm currently making. जो सबसे पहला part था that was of maths. So if you haven't checked that out, I've attached the link in the description box below. Go watch it. It will be very helpful. Let's get started with the strategy video for social studies. तो एक बहुत ही फेमस कोट है जो कि ब्रूस ली ने दिया था, so I'm gonna quote it over here because ये सिचुएशन में बहुत अच्छे से बैठता है. He says that I do not fear the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Now हमारे केस में ये जो किक है जिसको हम प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं, that is gonna be the NCERT. I mean, you should definitely be fearful of the person who has practiced NCERT a number of times, who has read NCERT a number of times, because NCERT is gonna be your Bible. मैं हमेशा हर एक strategy video इसी चीज़ के साथ start करती हूँ because the students do not get this thing clear in their mind कि उनको जो किताब पढ़नी है for their 10th standard, it is going to be NCERT. चलो practice को side रखते हैं, NCERT में शायद practice के लिए इतने सारे questions नहीं हैं, but for conceptual clarity और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले जो आपको करनी है चीज़ दैट इज गोना बी दी NCERT एंड NCERT ओनली. एक बार कर लिया तो बार बार रिविजन भी आपको जो करना है वो NCERT से ही करना है. इन द केस ऑफ सोशल स्टडीज दिस थिंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बट NCERT को पढ़ें कैसे, बिकॉज डेफिनेटली आई डोंट नो CBSE ने NCERT वालों ने क्या सोच के अपनी किताबें बनाई हैं, बट ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी 14-15 साल के बच्चे के लिए बनी है, बिकॉज एक पैराग्राफ में सारे के सारे टॉपिक्स मर्ज करके रख दिए. मतलब ऐसे सब टॉपिक्स भी नहीं बनाए ताकि बच्चा एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक बहुत इजीली ट्रांजिशन कर सके. दे हैव लाइक प्रिपेयर्ड अ टोटल खिचड़ी. सो पढ़ना कैसे है, लेट मी टेल यू. आप सबसे पहले क्या करिए, हाइलाइटर्स लीजिए, पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए एंड चीज़ों को अंडरलाइन करना स्टार्ट करिए व्हेन यू आर रीडिंग दी NCERT फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक एक बार तो आपके स्कूल या ट्यूशन में टीचर्स पढ़ा देंगे, सो यू हैव टू स्टडी अलोंग विद देम. वो कैसे पढ़ाते हैं, वो पहले पढ़ते हैं लाइन्स को या फिर मे बी प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं. बट आपको क्या करना है, एक बार तो NCERT को आपको डिलिजेंटली स्कूल में बैठे बैठे ही पढ़ना है अपने टीचर्स के साथ. एंड एज दे नरेट द सेंटेंसेज एंड लाइन्स, वो बताते रहते हैं कि कौन से की टर्म्स हैं, कौन सी की सेंटेंसेस हैं, तो यू हैव टू अंडरलाइन देम विद हाईलाइटर्स. रंगीन कर दो अपनी NCERT को. आपको जिस तरीके से चीज़ें याद होती है, जिस तरीके से आप मार्क करते हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप करते रहो अपनी NCERT को. एंड यू जस्ट कीप डूइंग दैट अलॉन्ग विद द टीचर. आपको टीचर उसी टाइम पे एक और चीज़ बताएगा. एंड व्हाट इज दैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. NCERT में ना जगह दी होती है, हिस्ट्री में स्पेशली आपको जो आपके पैराग्राफ्स है उसके राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा जगह दी होती है. टॉप में बॉटम में भी आप लिख सकते हो, बाकी सब बाकी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स के केस में. तो आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जैसे टीचर एक टॉपिक करा रहा है, अब उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा है, आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी पैराग्राफ के ऊपर, नीचे या साइड में लिख देने हैं ताकि आपको पता चले कि ओके फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. बिकॉज SST में एक पैटर्न देखा गया है कि क्वेश्चंस अपने आप को रिपीट करते हैं, एक ही फॉर्म में नहीं करेंगे, वो अपनी डिस्गाइज बदलते रहेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बदलता रहेगा, लेकिन उसको जो आंसर दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इट इज एग्जैक्टली द सेम. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर है जो हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें से जो पेंटिंग है सबसे पहले पेज पे ही, उससे इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जा चुका है. कभी आपको पेंटिंग दे देंगे एक्सप्लेन करने के लिए, कभी उसमें से एक सेंटेंस दे देंगे. देखो SST में ना सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से. इसलिए मैं कह रही हूँ NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने आप को उन सेंटेंसेस से थोड़ा सा अवगत कराना है. राइट, आप सीधे अगर उसको एग्जामिनेशन में देखोगे, आप सोचोगे ओ माय गॉड ये सेंटेंस सबसे पहले तो कौन से चैप्टर का है मुझे ये नहीं पता, उस चैप्टर में कौन से टॉपिक से है मुझे ये नहीं पता. आपको तभी पता होगा जब आप NCERT पढ़ोगे. Right? If you read the NCERT, you will be aware कि okay, this statement is from this page, is from this topic. तो आपको पता होगा कि उस स्टेटमेंट के ऊपर और स्टेटमेंट के नीचे आखिर कंटेक्स्ट क्या है, एंड वही आपको आंसर में अपने शब्दों में घुमा फिरा के लिखना है. सो मैं ये कह रही थी कि टीचर जो क्वेश्चन बताते रहते हैं उनको लिखते रहो. एंड हमारी टीचर ने, मेरी स्कूल टीचर ने मुझे बहुत अच्छा, हम सबको एक बहुत अच्छी टिप दी थी कि हम एक पतली सी जो टेस्ट कॉपी नोटबुक्स होती है वो बना के रखें. एंड वो जो भी क्वेश्चंस बोले, जब भी बोले इंपॉर्टेंट है, हम उन क्वेश्चंस को उन नोटबुक्स में नोट कर दें. फिर उससे क्या होगा, घर जाके ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हर दिन 15 से 20 मिनट जो आपको टीचर ने 2 या 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपने नोट कर रखे हैं उस नोटबुक में, आप घर आके उनके फुल फ्लेजेड आंसर्स लिखो. I mean, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हर दिन अगर 2-3 नहीं तो सिर्फ एक
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करो ही करो घर आके। एंड ऐसे नहीं है कि आप पूरा अच्छे से आपको पहले पूरा चैप्टर आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नो, नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप बुक खोल के भी उसका आंसर लिख दो आराम से, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको फिर याद भी करते रहो साथ में। आप जब लिखोगे यू रियलाइज की बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऑटोमेटिकली पहले से याद होगी है। तो उस पतली नोटबुक को मेंटेन करके रखना जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज लास्ट मिनट रिविजन में इतना सारा सिलेबस होता है SST का, सॉरी यू नो द स्टूडेंट्स दे गेट अ लॉट ओवरवेल्म्ड। लेकिन अगर आपके पास एक खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन बैंक होगा, यू विल फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट। तरीके से आपने एक बार अपनी NCERT को टीचर के साथ क्लासरूम में बैठे बैठे बहुत अच्छे से करा। नाउ यू आर अवेयर ऑफ कि इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कम होम, हफ्ते में 1-2 दिन निकालो SST को खुद से अच्छे से करने के लिए, ठीक है। आप उस बुक को खोलो एंड रीड करने लगो उस चैप्टर को खुद से, गला फाड़ फाड़ के। लाइक दिस थिंग हैज बिन अ गेम चेंजर फॉर मी। मैं और किसी सब्जेक्ट पर ना चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ती थी जितना SST को पढ़ती थी। लाइक आई एम अ टीचर एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड मैं उन लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मैं पहले खुद पढ़ती थी, खुद समझती थी, याद करती थी जो याद करने वाली चीज़ें होती थी। जो डेट्स वेट्स होती है ना, आप क्या करो कि उसको राइट साइड में लिख दिया करो हिस्ट्री के केस में। ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट आपको लोकेशंस दे रखी है, जो इंपॉर्टेंट आपको फीचर्स दे रखे हैं, वो भी आपको ना छोटे छोटे या तो स्टिकी नोट्स चिपका दो या फिर अपने साइड में जो जगह दे रखी है उधर पे आप नोट कर लिया करो, बिकॉज हमारी नज़र उन पैराग्राफ से ज़्यादा जो हमने साइड में लिखा है उनमें जल्दी तरीके से आपको अपनी NCERT पढ़नी है। एंड दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दैट इज एक्टिव रिकॉल। नाउ व्हाट इज एक्टिव रिकॉल? आपने एक टॉपिक पढ़ा एक चैप्टर से, शट द बुक, थ्रो इट अवे, नॉट लिटरली, लेकिन मतलब किताब बंद करो और उसको साइड में रखो एंड उसको बिना देखे रिकॉल करने लगो कि आपने क्या क्या पढ़ा है। एंड आई सजेस्ट यू टू डू इट इन इंग्लिश, बिकॉज अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं आंसर शीट में अपने आंसर्स। डू नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इंग्लिश। जस्ट नोइंग द आंसर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आपको पता है, आई नो SST में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो what is the answer to the question जो कि एग्जाम में पूछा गया, बट उनको लिखना ही नहीं आता है कि हम कैसे लिखें। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। क्वेश्चन हमसे रीजंस पूछ रहा है, हम कॉन्सिक्वेंसेस लिख के आ जाते हैं, जबकि हमें पता है क्या होते हैं रीजंस, क्या रीजंस हुए होंगे, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो वो कैसे होगा? जब हम इंग्लिश को अपनी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेंगे तब होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंग्लिश साल के स्टार्टिंग से ही थोड़ी बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करो, बिकॉज इंग्लिश इंप्रूव करोगे तो आपका SST का 40 to 50% का जो सिर दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज SST में लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, वो तभी आप अच्छे से सेंटेंस फॉर्म कर पाओगे और लिख पाओगे। सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, लिखने में ज़्यादा ऐसा है कि आप सोच रहे हो एंड लिखे जा रहे हो, साथ साथ रुक नहीं रहे हो। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम। तो इसलिए लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए आई सजेस्ट यू, आई गिव यू द सेम सजेशन जो मुझे मेरी टीचर ने दिया था साल के स्टार्ट में, दैट स्टार्ट रीडिंग द बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स ऑफ इंडियन ऑथर्स, जैसे कि सुधा मूर्ति जी हो गई, रस्किन बॉन्ड, then we have R.K. Narayan. I have some books for you guys over here as well. तो सुधा मूर्ति की शॉर्ट स्टोरीज की बहुत सारी किताबें मिलती हैं ऑनलाइन, आप वो परचेज कर सकते हैं। रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज की किताबें, ये इंडियन ऑथर्स हैं एंड यू विल सी कि इनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा सिंपल तरीके से उन्होंने इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म कर रखे हैं। यू गाइज विल ऑल्सो लर्न, बिकॉज SST के आंसर्स में आप यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश, आपको ना घुमा फिरा के आंसर नहीं देना, यू हैव टू गिव योर आंसर स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ SST के आंसर्स की है कि अंडरलाइन करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि आपने पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट किया देन यू लुक कि भाई बाद में अंडरलाइन करते हैं, बिकॉज यू विल नॉट गेट द टाइम टू डू दैट। पॉइंट्स में आंसर लिखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ SST, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आंसर लिखना एंड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपने एक बार एक चैप्टर की NCERT एकदम अच्छे से कर ली ना, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज टू इंश्योर कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे भी, बिकॉज SST में टू फॉरगेट इज एक्सट्रीमली ईजी, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, इसलिए उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहना ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली बेसिस पे तो खैर रिवाइज हो ही जाता है बिकॉज स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसमें आप चैप्टर्स रिवाइज करते रहते हो। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जो स्कूल में आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं, प्री बोर्ड हो रहे हैं, एवरीवन सेज उनके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, डेफिनेटली नहीं करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली, बट जो उनका मतलब है मार्क्स मैटर नहीं करते, उनसे उनका मतलब है कि अल्टीमेटली जो आपका रिजल्ट में जो रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें जो आप फाइनल एग्जामिनेशन लिखोगे उसके मार्क्स आएंगे, ना कि इन एग्जाम्स के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सेंस में वो मैटर नहीं करते हैं, मतलब आपकी
प्रैक्टिस कितनी हुई है, आपने कितना प्रिपेयर कर लिया है, वो चीज़ तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लस अगर आप उनके लिए सीरियस हैं तो आपका रिविजन, यू वुडंट इवन रियलाइज, लेकिन आपका रिविजन बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेसली और अच्छे से हो जाएगा। प्लस आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे इंटरनल्स में, जिसकी वजह से जो 20 मार्क्स मिलते हैं आपको 100 में से, वो आपके तो पक्का ही पक्का है। लाइक एक दो मार्क्स भी नहीं कटेगा। टीचर्स आर गोना गिव यू 21 एनसीईआरटी जो है एसएसटी की, वो खुद पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो सजेस्ट यू कि आप लोग दिगराज सिंह राजपूत सर के वीडियोस देखो, बिकॉज वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपके पास टाइम है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ज्योग्राफी के लिए आई सजेस्ट शुभम पाठक मैम, बिकॉज ज्योग्राफी में ऐसा है कि हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू नो कि कुछ कुछ टॉपिक्स जैसे एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, वो वाला टॉपिक है थियोरेटिकल वाइज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्योग्राफी से इतने ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते, और जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस वाले, लॉजिक वाले होते हैं, ठीक है। एंड आप उनको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड अगर आपको इंग्लिश आती है। लास्ट मिनट रिविजन के लिए व्हेन यू आर टू कॉन्फिडेंट विद द चैप्टर, बट स्टिल आप चाह रहे हो कि एक बार ना मुझे एक बार शॉर्ट हो जाए कि मुझे सब कुछ आता है एंड एक बहुत ही फन तरीके से रिविजन हो जाए, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है, दैट इज पढ़ाकू विमान। जो मैम है पढ़ाकू विमान की, वो 10-10 20-20 मिनट में पूरे पूरे चैप्टर्स को एंड हर एक चीज़ यू नो मैजिकली हर एक चीज़ उनके 10-20 मिनट के लेक्चर में कवर कर लेती है वो, बहुत अच्छा तरीका रिविजन करने का एंड ये देखने का कि हमने चैप्टर का हर एक टॉपिक कवर अप कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस जो आपको इंपॉर्टेंट बताए गए हैं बाय द टीचर्स ऑन द इंटरनेट, इन योर ट्यूशन, इन योर स्कूल, वो तो आप नोट करते जा रहे हो अपनी किताब में भी, अपनी पतली नोटबुक में भी, एंड आप उनको प्रैक्टिस भी कर रहे हो डेली बेसिस पे, एक दो क्वेश्चन हर दिन। उसके अलावा इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर सेल्फ थॉरो विद द PYQs एज वेल, बिकॉज आई ऑलरेडी मेंशन्ड दिस बिफोर कि जो एसएसटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बस उनका डिस्गाइज बदलता है, वो दिखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन आंसर दैट दे आर एक्सपेक्टिंग इज एग्जैक्टली द सेम। So for this you can go with question banks. OSWAL के question banks I've been suggesting to my juniors for a really long time now because I personally use them. And for SST they are a blessing in disguise because उनमें उन्होंने सारे expected questions, हर तरीके के questions, because over the past few years the pattern of the examination has been changing and case based questions भी आते हैं बड़े बड़े paragraphs में, competency questions भी आते हैं, इनमें सब कुछ कवर हो रखा है। So you'll be able to practice each and every type of question. सब कुछ लिख के प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, बट इफ यू गो थ्रू जस्ट रीड देम वंस एंड प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चंस इन रिटन एवरी डे, इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी एंड आपको जब एग्जामिनेशन में वही सेम क्वेश्चन दिखेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसका आंसर क्या, बिकॉज यू ऑलरेडी रिटन इन 2 to 3 टाइम्स, तो पहले से ही आप एक दो बार तो उसको लिख के प्रैक्टिस कर चुके हो। सो बस वही आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा एंड आपको बस वही लिखना है जल्दी से। I've attached the link in the description box below and comment में भी पिन कर दिया है, so you can go and check the books out and buy them to boost your preparation. ज्योग्राफी में आई नो रटने की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, बट एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी में जो इतने सारे आपको यू नो जैसे कि सॉइल के टाइप्स दे रखे हैं या फिर क्रॉप्स के अलग अलग यू नो वेदर पैटर्न एंड एवरीथिंग दे रखा है, ये चीज़ें डेफिनेटली पूछी जाती हैं, बट इतना ज़्यादा भी वेटेज कैरी नहीं करती है। ज्योग्राफी में एज आई सेड कि आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग को चेक करने वाले क्वेश्चंस आपको सब्जेक्टिव में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रादर दैन आस्किंग यू टू टेल द कंडीशंस इन विच कॉटन इज ग्रोन एंड ऑल दैट स्टफ, आपको कम देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि उनको नहीं करना है, डेफिनेटली करना है। इफ यू आर एमिंग फॉर 100 on 100, डेफिनेटली उन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रट्टाफिकेशन ऑफ दो स्टफ, मूव अहेड, ठीक है। एंड में फिर आपका टाइम जो होगा उसमें यू गिव योर टाइम टू यू नो मेक फ्लो चार्ट्स एंड आप टैबुलर फॉर्मेट में सारी की सारी यू नो चीज़ें लिख सकते हो कि ये सॉइल है, ये इस टाइप होता है, ये इसके फीचर्स है एंड इस कंडीशंस इधर इधर पाया जाता है। आप लास्ट में ये चीज़ें भी कर सकते हो, आप लास्ट में रट भी सकते हो और आपको याद भी रहेगा, तो इट विल बी मोर दैन इनफ। मैंने पर्सनली खुद ये सारी चीज़ें एंड मिनट पे याद करी थी बिकॉज साल भर मैं नहीं कर पाई थी एंड इट वर्कड आउट प्रीटी वेल फॉर मी, बिकॉज मेरे पेपर में फॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन, शायद एक MCQ आया था, बट MCQ अगेन इट्स वेरी इजी टू डू यू नो गेस वर्क इन केस ऑफ MCQ एलिमिनेशन करके, सो इट वर्कड आउट प्रीटी वेल इन माई फेवर। तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, बट ज़्यादा टाइम मत दो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो। देर आर अदर थिंग्स विच आर वे मोर इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली CBSE ने पिछले सालों में अपना पैटर्न बहुत ज़्यादा बदला है एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू test you on the basis of your competency and understanding rather than analyze you know and analyze आप कितने अच्छे से कर पाते हो rather than आप रट्टा कितने अच्छे से मार पा रहे हो।
तो अंडरस्टैंड करो, ज्योग्राफी में जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी से। नाउ दिस टिप इज द बेस्ट वन, मुझे सबसे बढ़िया लगती है। इस टिप की मदद से आप अपने 10th बोर्ड के परसेंटेज को डायरेक्टली 1% से जंप करा सकते हो एंड अपने एसएससी के मार्क्स को 5 मार्क्स बढ़ा सकते हो फ्री में, बिना ज़्यादा मेहनत के। एंड दैट इज गोना बी योर मैप वर्क। 2 मार्क्स का हिस्ट्री से आता है, 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से आता है, एंड ट्रस्ट मी फ्री के मार्क्स है अगर आपने मैप वर्क को इग्नोर नहीं किया है तो। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर मैप वर्क थ्रू आउट द ईयर एंड एंड के एग्जाम हॉल में जाके दे आस्क पीपल कि भाई बता कहाँ कहाँ ये सारी चीज़ें लोकेटेड है। यू विल मेक मिस्टेक्स। फ्री के 5 मार्क्स गए हाथ से। ये 5 मार्क्स आपको लिटरली गोल्ड प्लेट पे परोसे जा रहे हैं, ले लो अभी से ही। जस्ट ओपन योर सीबीएसई का सिलेबस, cbse.nic.in पे जाओ, एसएसटी का सिलेबस खोलो एंड सबसे नीचे स्क्रॉल करो, आपको मैप वर्क के टॉपिक्स सीबीएसई ने लिटरली हर एक चीज़ें लिख कर दे रखी है कि दीज आर द प्लेसेस जो आपको मैप वर्क में पूछी जाएगी। उन्होंने लिटरली पहले ही बता दिया पूछा क्या जाएगा। ठीक है, आपको उन्होंने दे रखे होंगे कुछ कुछ मार्क करने की चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए आती है मैप वर्क में, लेकिन आपको सब कुछ इतने अच्छे से करना है ना, उस चीज़ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। चंपारण के बारे में आपको मैप वर्क में सवाल आया तो यू शुड नो अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड इन चंपारण, बिकॉज वो डायरेक्टली आपको चंपारण नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि इधर पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, इधर पे इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए उन्होंने लड़ाई करी थी। सो यू हैव टू नो कि वो चंपारण, एंड देन यू हैव टू नो कि कहाँ पे है, एंड यू हैव टू नो कि मैप पे कहाँ लोकेट होगा मैप वर्क। तो आप अभी अपनी एक सेपरेट पेजेस लो, उनको स्टेपल करो एंड मैप वर्क तो अभी आप अपना प्रिपेयर करके रख दो एंड उसको रिवाइज करते रहो, ताकि वो तो आप कभी भूलो ही ना। लेट्स टॉक अबाउट नोट्स नाउ। हिस्ट्री में आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, चैप्टर 1 एंड 2 जो कि नेशनलिज्म से रिलेटेड है, बिकॉज ये दोनों चैप्टर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आप नोट्स ना ही बनाओ तो बेटर रहेगा। आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ो, रिविजन के टाइम भी एनसीईआरटी ही पढ़ो या फिर कोई वीडियो देख लो, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड नोट्स में एज आई हैव सेड कि आप सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर पाते हो। इफ़ यू वांट टू मेक शॉर्ट नोट्स, अगर आपको उस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से याद होता है तो ठीक है, बट अगर आपको नोट्स बनाने का इतना शौक नहीं है, आपको जोर आता है, सो इट्स फाइन। हिस्ट्री में तो आप बार बार जितना ज़्यादा एनसीईआरटी करोगे ना, जितनी बार एनसीईआरटी करोगे, जब तक आप बोर ना हो जाए एनसीईआरटी कर करके, जब तक आपको हर एक पन्ने में क्या चीज़ आपको पता ना हो, तब तक तो आप एनसीईआरटी करो हिस्ट्री में, इन दोनों चैप्टर्स के लिए तो एटलीस्ट। एंड देन प्रिंट कल्चर एंड रेवोल्यूशन में आप नोट्स बना लो, बिकॉज वो एक स्टोरी टाइप से चैप्टर है। ठीक है, उसमें इंस्टेंसेस दे रखे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो आप तो वो नोट्स के थ्रू करो। मैंने खुद नोट्स बनाए थे उसमें, लेकिन खुद बनाना है वो नोट्स एनसीईआरटी पढ़ के, तो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है, तो एनसीईआरटी पढ़ के वीडियोस देख के खुद वो नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से। तो प्रिंट कल्चर रेवोल्यूशन आप ऐसे ही कर सकते हो। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड भी, ये जो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लास्ट का चैप्टर प्रिंट कल्चर, इनमें तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स नहीं, एसएसटी में शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स में क्योंकि आप कुछ कुछ चीज़ें लिखोगे एंड कुछ कुछ चीज़ें कवर नहीं होंगी एंड भाई एग्जाम में आ गई तो व्हाट विल यू डू। अगर आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो रखा है तभी रिलाई ऑन शॉर्ट नोट्स, वरना तो एनसीईआरटी पढ़ो पूरी पूरी वापस, या फिर जो अपने लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाए गो थ्रू देम। आप नोट्स बना सकते हो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज वेल। इकोनॉमिक्स में अगेन जरूरत नहीं है, वैसे बहुत ईजी है इकोनॉमिक्स तो खैर 10th की, एक बहुत बेसिक चीज़ें आपको तो पहले से ही आती होगी। मनी के बारे में किसको नहीं पता, ग्लोबलाइजेशन के बारे में किसको नहीं पता, डेवलपमेंट के बारे में किसको नहीं पता, तो बहुत ही ईजी है इकोनॉमिक्स तो 10th की, तो उसमें तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी ही रीड करो अच्छे से। एंड पॉलिटिकल साइंस में नोट्स बनाना चाहिए, बिकॉज उसमें एज आई सेड हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो उसमें तो आप नोट्स बनाओ अच्छे से, लॉन्ग फॉर्म नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग शार्प करो। ठीक है, रीड न्यूज़पेपर्स ताकि आपको पॉलिटिकल सिनारियो क्या चल रहा है हमारी कंट्री में उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ताकि आप पॉलिटिकल साइंस में और कॉन्फिडेंट बन सको। वैसे न्यूज़पेपर पढ़ना इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप एनसीईआरटी करो अपने अच्छे से, जो भी चैप्टर्स आपको पॉल साइंस में दे रखे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करो। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती है न्यूज़पेपर में तो डेफिनेटली पढ़ो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा शार्प होगी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एसएसटी में जो बॉक्सेस होते हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन हिस्ट्री। जो पेंटिंग्स है, जो इमेजेस है इन हिस्ट्री एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो आपके कार्टून्स है इन पॉलिटिकल साइंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड मैथ्स में मैंने ये टिप दी थी, यहाँ पे भी दूंगी कि जो आपकी स्टिकी नोट्स हैं उनको आप दीवार पे लगाओ एंड उस चैप्टर की जो भी सब टॉपिक्स है उनको आप मेंशन करो, जो भी टॉपिक्स है जो सब टॉपिक्स है उनको आप मेंशन करो स्टिकी नोट में एंड अपने बेडरूम के वॉल पे या फिर स्टडी रूम के वॉल पे चिपका दो, ताकि आप उनको देख देख के रिवाइज करते रहो।
अपने दिमाग में एक्टिवली रिकॉल करते रहो कि ओके दिस इज द चैप्टर, इसमें ये टॉपिक्स हैं, आई नो ऑल ऑफ देम। तो आपको कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहेगा एंड आप अपने आप को फेमिलियर रख सकते हो टॉपिक से थ्रू आउट द ईयर, आप कभी भूलोगे नहीं। तो आप जैसे जैसे हर एक चैप्टर करते जा रहे हो वैसे वैसे उनके स्टिकी नोट्स लगाते रहो। सो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल हैव लाइक अबाउट 15 to 20 स्टिकी नोट्स ऑन योर बेडरूम वॉल एंड आपको लगेगा वाओ आई डिड एवरीथिंग। प्रैक्टिस थ्रू आउट द ईयर आप रिपीट करते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, लिख लिख कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, यूट्यूब में शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस देखो रिविजन के लिए, पीवाईक्यूज करो, एंड में सैम्पल पेपर्स करके समाप्त करो अपनी एसएसटी की प्रेपरेशन एंड चिल करो। I hope you guys liked the video, and if you did, make sure to leave your comment and your feedback below, and like कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, and अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना।